तो 3 पार्ट शुरू करने से पहले ये टॉपिक हमको समझ लेना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। तो ये जो है आपका, इसको दोनों समीकरणों को व्यापक समीकरण कहते हैं, व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इन समीकरणों के द्वारा ये जो आपका 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट का बहुत सारा सवाल में इसका इस्तेमाल होता है ना। इसके द्वारा जो है, इन समीकरण के द्वारा 2 रैखिक समीकरणों का तुलना किया जाता है, वहां से a1, a2, b1, b2, c1, c2 इसका मान निकाला जाता है। और उसके बाद जब उसको हम हल करते हैं तो ये सारी स्थितियां बनती है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। ये सारी स्थितियां बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका मान लीजिए 2 ठो सवाल है, कोई 2 प्रश्न है ना। जैसे 2 ठो आपका समीकरण ये हो गया, ठीक ना। ये व्यापक समीकरण जो आपको बताए थे वो है। अब इनसे तुलना किया जाता है ना। तो यहां से देखिए, तुलना करेंगे, इसका तुलना करेंगे इससे, फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, तो x से x कट जाएगा। तो a1 बराबर क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से इसका जब तुलना करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो b1 बराबर क्या हो गया 2 हो गया, है ना। b1 बराबर क्या हो गया 2, और c1 के जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, नील। अब इसका तुलना इससे हम कर देंगे तो x x कट जाएगा, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान आपका 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ इसको आप तुलना कर दीजिए तो y से y कट जाएगा, तो v2 का मान क्या हो जाएगा, v2 का मान 4 हो जाएगा। और c2 के जगह पर क्या है, c2 के जगह पर -20 है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बात। हाँ, तो इस तरह से तुलना करने के बाद उसके बाद 3 तरह की स्थिति बनती है ना। चाहे तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होगा, है ना, समझ गए, ये स्थिति होगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 बटे 3 है, यहाँ क्या है 1 बटे 3 है, और यहाँ क्या है 2 बटे 3 है, तो ये बराबर नहीं है, सॉरी 4, है ना, ये बराबर नहीं है। काट भी देंगे इसको तो 1 बटे 2 आएगा, यानी 1 बटे 3 और 1 बटे 2, तो ये बराबर नहीं है। यानी कि इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आपको पूरी तरीके से समझना होगा। कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये सिचुएशन बन रहा है ना। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रतिच्छेद करती है। क्या प्रतिच्छेद करती है, रेखा, है ना। 2 ठो रेखा होगा, 2 समीकरण है तो उसकी 2 रेखा होगी, और जो ग्राफ बनता है उसमें रेखाएं क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। रेखाएं क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। और इस तरह के क्वेश्चंस का, जैसे 2 ठो क्वेश्चन हम लिए थे ना, ये ऐसे क्वेश्चन का जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, इसका आंसर आएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अद्वितीय। क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, ठीक है। और यदि एक और चीज इसमें पूछता है कि ये संगत है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इसको संगत बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ, इसी तरीके से दूसरा कंडीशन बनेगा। मान लीजिए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि ये जो समीकरण हम आपको बना के दिखाए यहाँ से तुलना करने पर, तो यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, यानी कि तीनों बराबर हो जाते हैं, ये भी और ये भी, तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समपाती। समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी वाली चढ़ी हुई रहेगी, तो ए भी है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी हो जाएगी, सी और डी, ठीक है, समझ गए। समपाती का मतलब उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, और इस स्थिति में भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, है ना। इस स्थिति में भी आपसे संगत और असंगत पूछेगा तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक है। और इसमें हल क्या होगा, तो अनंत अनेक, है ना, अनंत अनेक, मतलब कई सारे हल इसके निकल के आएंगे, ठीक है, तीनों जब बराबर होगा तो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इन दोनों स्थिति में हल आएंगे,
इन दोनों स्थिति में हल आएंगे। यानी कि एक में अद्वितीय यानी कि एक हल होगा और दूसरे में अनेक यानी कि बहुत सारे हल आएंगे। और तीसरा कंडीशन बनता है कि ये बराबर होंगे और अगला वाला बराबर नहीं होगा, यानी कि A1 A2 B1 B2 से बराबर होगा, C1 C2 से बराबर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये खिचड़ी के जैसा हो गया, यानी कि एक बराबर है और एक बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं आएगा। और रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो जैसे ये ए बी हो गया, मान लो ये सी डी हो गया, तो ये दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एकदम सीधे सीधे ट्रेन की पटरी के जैसा जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, समांतर। और ऐसे में ये क्या होगा, असंगत होगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो इसको सीधा दिमाग में ये बैठाना है कि जब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2 होता है, तो ये देखिए ये कट रहा है ना, तो इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा और इसका एक आंसर आएगा। अद्वितीय हल का मतलब एक आंसर आएगा और इसका संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। अनेक हल का मतलब हुआ कि तीनों बराबर, यानी कि आंसर आता जाएगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। ठीक है। और जब समांतर रहेगा, है ना, तो उसकी कंडीशन क्या बनती है कि एक बराबर रहेगा और एक बराबर नहीं रहेगा। तो ऐसे में कोई हल नहीं आएगा, है ना। और रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो दिमाग इसमें ये लगाना है कि समांतर यानी कि एक दूसरे से मैचिंग ही नहीं हो रहा है। तो जब मैचिंग ही नहीं हो रहा है तो आंसर कहाँ से आएगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल पहला देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो भैया मेरे पहले ही बताए थे कि रैखिक का मतलब क्या होता है, उसमें कोई घात नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ घात दिख रहा है, इसमें घात नहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी क्या समझाए थे, देखिए आ गया ना, ये रेखाएं सॉरी ये A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2 है। और ये व्यापक समीकरण का सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका आंसर आएगा। तो अभी तो बताए थे कि जब ऐसा कट होता है तो इसका आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या बोला है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं C1 बट्टे C2। और फिर से व्यापक समीकरण का सूत्र लिख दिया है। ठीक है, व्यापक समीकरण का दोनों सूत्र लिख दिया है। और आपसे पूछा है कि इसमें क्या हल होगा। तो भाई मेरे, जब एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, यानी कि खिचड़ी बना दिया, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो इसका लिख दीजिएगा कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अगला क्या है, 4 नंबर में देखिए तीनों बराबर है, यानी कि हल आता जाएगा। तीनों बराबर का पहचान क्या हुआ कि हल आता जाएगा। ठीक है ना, वो दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनंततः अनेक हल, यानी कि बहुत सारे इसके हल होंगे। तो यही आंसर आपका बन गया। उसके बाद 5 नंबर में क्या कह रहा है, ये व्यापक समीकरण आपका लिख दिया का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या बताया है, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, ये शर्त है। आपको जो भी समझाए उसको समझ करके याद कर लीजिए। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है, ये है। उसके बाद 6वें नंबर में क्या कह रहा है, फिर से देखिए, आपको बना दिया ना 2 ठो, आपको बना दिया है, क्या बनाया है, 2 ठो व्यापक समीकरण दे दिया है। और उसके बाद क्या पूछ दिया, कोई हल नहीं होने की शर्त। तो भैया मेरे, कोई हल नहीं कब होगा, जब खिचड़ी रहेगा, यानी कि एक बराबर और एक बराबर नहीं, तो ये कोई हल नहीं हो गया। ठीक है। देखिए कितना आसान है, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण, फिर से वही व्यापक समीकरण दे दिया कि अनंतः अनेक हल होने की शर्त। तो अनेक हल कब आएगा, जब तीनों बराबर हो, है ना, तीनों बराबर होता है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों जब बराबर होता है तो अनेक हल होता है। तीनों बराबर का मतलब आता जाएगा, हल आता जाएगा। ठीक है। अभी हो गया आपका, इसी आधार पे आपका पूछता है, तो इससे ज्यादा आपको नहीं दिया है। अब देखिए 2 नंबर रिक्त स्थान,
समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब इससे सवाल कोई होता है? इससे आसान कोई सवाल नहीं। देखिए कितना आसान है। 2 x के जगह पे क्या लेने के लिए बोल रहा है? 1 लेने के लिए बोल रहा है, तो x के जगह पे क्या लिख देंगे आप? 1 लिख देंगे। इन दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है? गुणा छुपा हुआ है। प्लस 3y बराबर क्या है? 5 है। तो ये 2 हो गया ना जी गुणा करके, हैं? तो 2 को उधर लेके चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 3। 2 के 1 2 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। ये गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भागे में। कट गया तो क्या आ गया आंसर? 1 आ गया। तो y का मान क्या हो गया? 1 ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है दूसरा नंबर कि वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है ना। ये आपका जो व्यापक समीकरण था वो वही है ये, है ना। या यूं कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है, क्योंकि इसी के जैसा समीकरण ये दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है ना। तो बोला है कि रूप में रखा जा सकता है जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a, b दोनों शून्य नहीं हैं, तो चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो भैया जब a और b का मान शून्य नहीं होगा, यानी कि यहाँ शून्य नहीं होगा, ठीक है, तो 2 चरों x और y में एक समीकरण कहलाता है। तो जब यहाँ कोई संख्या रहेगा, शून्य नहीं रहेगा, तो ये कैसा समीकरण बन जाएगा? इसी टाइप का समीकरण बनेगा ना। तो ये कौन सा समीकरण है? ये आपका रैखिक समीकरण तो है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? रैखिक लिख देंगे, ठीक है। अगला क्या है? समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए एक आसान सवाल आ गया आपका, है ना। चलिए इसको हल कर देते हैं। देखिए तो 2 है, x की जगह पे क्या लेने के लिए बोला है? 2, तो 2 ले लीजिए। फिर प्लस है, y की जगह पे क्या लेने के लिए बोला है? 1, तो 1 ले लीजिए। बराबर k बोला है, तो 2 दूना 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये k का मान आ तो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 5। इस तरह से आपका जो है कितना आसान है सवाल, है ना। आप बहुत आराम से पास हो जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कोशिश आप ये करिए कि थोड़ा नंबर और अपना कैसे हम बढ़ाएं, ठीक है। तो और छोटे छोटे क्वेश्चन को हम आपको देते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए सत्य असत्य में आ जाइए। तो सत्य असत्य में क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरों में, है ना, 2 चरों में, यानी कि ये 2 चर है ना, ये वाला देखिए, ये है ना, ये x है और ये y है। चर का मतलब ABCD की संख्या, तो एक x है और एक y है, तो 2 चर हो गया। तो 2 चरों में, है ना, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो सत्य तो बोल रहा है, अनेक हल होंगे ही ना। जैसे देखिए, मान लीजिए ये सवाल है आपका, है ना, तो इसमें y का कोई मान रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल के आएगा। फिर y का मान बदलते जाइएगा, x का मान बदलते जाएगा, यानी कि अनेक हल इसके होंगे ही होंगे, ठीक है। अगला क्या है? बोला है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बिंदु से तो टच करेगा ही। तो ये भी क्या है आपका? सत्य है। दोनों आपका सत्य है। अब एक शब्द में उत्तर देखिए क्या कह रहा है। 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप अभी तो हम बताए कि ये मानक रूप ही है, तो यही उठा के लिख दीजिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी तरह का रैखिक समीकरण होता है ना, तो यही आपका क्या हो गया? मानक रूप हो गया, ठीक है। रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5
तो एम का मान ज्ञात कर रहे, तो भैया हो ये जो के वाला मान ज्ञात किए ना, वैसा ही तो इसका भी ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम ज्ञात कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो y के जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, तो y के जगह पे 5 रख दिए। m के जगह पे m का तो मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद x का मान क्या है, x का मान आपका -2 लेना है, तो -2 यहाँ ले लीजिए। चूंकि 2 चिन्ह है तो कोष्टक हम बंद कर लिए। उसके बाद क्या है जी, +3 है, +3 है, तो 5 को यहाँ छोड़िए, है ना, माइनस प्लस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m में 2 का गुणा कर देंगे तो 2m हो जाएगा, +3, ठीक है। अब 3 प्लस में है, संख्या के पास जाएगा ना, संख्या के पास जाएगा तो पहले अकेला संख्या जाता है, ये 2 को पहले नहीं भेजिएगा। तो ये हो गया आपका, घट के कितना आ गया जी, घट के आ गया आपका 2, ठीक है, घट के आ गया आपका 2 बराबर -2m बराबर 2m। अब फिर से संख्या के पास जाएगा, तो ये 2 पहले से था, ये 2 आ गया, गुणे में है यहाँ, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में। अब काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, -1। इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ। यहाँ पर छात्र करने में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिएगा माइनस है तो लोग कहते हैं कि माइनस है तो इधर आया तो प्लस नहीं हुआ। तो भैया जब गुणे में है ना ये, तो जब भागा में हो रहा है तो ये माइनस अपना चिन्ह साथ में लेके आएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 2m बराबर 5 लिखा हुआ है, तो आप m बराबर 5 इसको गुणे में है तो इधर भागा में ले जाएंगे ना, तो क्या इसका प्लस का चिन्ह यहाँ आके माइनस हुआ, नहीं ना हुआ, तब इसका कैसे हो जाएगा माइनस, इसका भी नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये प्लस है तो इधर आके प्लस ही रहा, है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब कि जब गुणा इधर आके भागा होगा तो इसका आगे का चिन्ह सेम टू सेम रहेगा, जो चिन्ह है वो सेम टू सेम रहेगा।